क्लास 8 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स। इट्स अ न्यू चैप्टर इन ज्योग्राफी, चैप्टर 6। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें लर्न करना है, जो हमें समझना है कि वेदर्स क्या है, वेदर होता क्या है और क्लाइमेट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इन दोनों का जो है एलिमेंट्स क्या क्या है और किस तरह से वो वर्क करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको मोस्टली दैट वाज ये बिगनिंग है आपका। फिर आप कभी भी कोई भी स्टडी करेंगे, आगे जाएंगे तो ये वेदर्स एंड क्लाइमेट्स हमेशा ये टॉपिक जो है ये आता रहेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ही चैप्टर्स है, मान ले। तो मूव करते हैं आगे ना, फर्स्ट स्टेप से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें मूव करते हैं। टेक द वर्ड दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स एंड क्रॉस द वन विथ डिफरेंट मीनिंग्स। तो जिसकी मोस्टली जो सिमिलर मीनिंग्स होती है उसे हमें क्रॉस लगाना है। तो क्रॉस द वन विथ द डिफरेंट मीनिंग्स में आता है। तो यहाँ पे हो गया हमारे, यहाँ पे देखो एयर्स एंड विंड। एयर मीन्स एयर, द ब्लोइंग। विंड, विंड में क्या हो जाता है, द विच इज इन हाई स्पीड, वेलोसिटीज में बहुत ज्यादा स्पीड में जब ब्लो करती है तो उसको हम लोग विंड बोलते हैं। मिस्ट एंड फॉग्स अगेन द सिमिलर, बट एंड वेदर एंड क्लाइमेट द वन विद द डिफरेंट मीनिंग्स। सो वेदर एंड क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स है इसकी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। द टर्म वेदर एंड क्लाइमेट्स आर ऑफन इंटरचेंज, however these are two different terms which have different meanings। तो यहाँ पे भले हम लोग जो है मोस्टली कभी कभी क्लाइमेट्स की जगह में वेदर यूज कर लेते हैं या फिर वेदर की जगह में क्लाइमेट यूज कर लेते हैं, वी कैन इंटरचेंज, बट देखा जाए दोनों की जो मीनिंग्स है वो टोटल डिफरेंट है, दोनों ही अलग है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेदर। तो वेदर किसे कहते हैं, द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर एरिया ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड एज वेदर। मीन्स कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, तो हम लोगों ने इसके लास्ट चैप्टर्स में एटमॉस्फेयर पढ़ा था और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर्स पढ़ा था, है ना। तो उस एटमॉस्फेयर में पता है आपको कि अर्थ के बाद जो लेयर्स शुरू होती है जो अर्थ के बाद हमने देखा कि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स, मोस्टली 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर्स के अर्थ के बाद। तो अर्थ के बाद जिस तरह से मान लेते ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है 5 लेयर्स वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि पर्टिकुलर इस एरिया में एटमॉस्फेयर्स के ऊपर यहाँ पे कोई चेंजेस होता है इस एरिया में एटमॉस्फेयर्स के ऊपर, तो इस एरिया की इस पर्टिकुलर एरिया में ही उसका प्रभाव पड़ता है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा था कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे कंडीशन मीन्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस किसका चेंजेस करेगा, द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एक ही चीज है जो बात की, द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस तो ऑफ द अर्थ सरफेस के ऊपर जो हो रही है एट अ पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि पर्टिकुलर ये एरिया में मान लेते हैं और वो बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड में हो रहा है, समय बहुत ही छोटा है, तो इसी के कारण उसे वेदर के नाम से कहा जाता है। तो ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसका इम्पोर्टेंट ये है कि वो पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में क्रिएट होता है, और ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है एटमॉस्फेयर के जो कंडीशंस क्रिएट होती है, चेंजेस होती है, और वो अफेक्ट करता है पर्टिकुलर एरिया को, स्मॉल एरिया को, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं और स्मॉल एरिया। तो एट अ पर्टिकुलर एरिया, तो इसलिए आ लगा रहा, तो वेर इज नॉट अ ह्यूज लैंड और एरिया, रीजन, स्मॉल एरिया। फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट, तो उसको हम वेदर कहते हैं ना। जनरली जिस तरह से वेदर्स को मोस्टली हम लोग इंडिकेट करते हैं, तो हॉट वेदर, कैसी वेदर है आज की, हॉट है, कोल्ड है, रेनी है, स्टॉर्मी है, विंडी है, ओवरकास्ट मीन्स क्लाउडी है, ब्राइट है, सनी है। तो ये अलग अलग वर्ड्स जो हम लोग यूज करते हैं, दैट आर ऑल इंडिकेट और डिनोट इन द वेदर। द वेदर इज नॉट कांस्टेंट, ये हमेशा चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। कांस्टेंट मीन्स एक जैसा, तो वेदर कभी भी एक जैसा, एक समान नहीं रहता है। इट मोस्टली चेंजेस विद इन अ डे, विद इन अ मंथ। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे सीजन्स भी होती है, तो इट इज एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज हो रहता है, डिपेंड करता है कि अब वो कौन सी एरिया में, कौन से जगह में है। तो इस चेंजेस, इट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑल्सो एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम्स ऑल्सो। तो ये जगह से भी होता है, डिपेंड करता है, माउंटेन्स एरिया है, हिलीज एरिया, डेजर्ट्स एरिया, उस तरह से टाइम टू टाइम एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम।
तो बहुत ही छोटे एरिया में और समय में। तो जैसे एग्जाम्पल वन टाउन ऑफ अ रीजन्स जहाँ पे क्लियर स्काई देख रहे, वहीं पे दूसरे टाउन्स में अगर देखेंगे तो ओवरकास्ट, मोस्टली ओवरकास्ट स्काई, दैट वाज क्लाउडी पूरा है, या फिर वो ब्राइट डे है बट टुमारो जो होगा नेक्स्ट डे में इट मे बी रेनी। तो ये पर्टिकुलर एक मतलब आज अगर कैसा सनी डे है तो नेक्स्ट डे में बी इट इज़ रेनी ऑल्सो। तो वो पर्टिकुलर एक टाउन्स के एरिया में बता गया कि कौन सा छोटा सा टाउन, एक टाउन मान लें कोई भी रीजन है तो वहाँ है, तो नेक्स्ट एरिया में वैसा नहीं है, तो इसीलिए वैरी करता है प्लेस टू प्लेस। अब क्लाइमेट तो वेदर जो है क्या है, फिर से वापस रिपीट करेंगे, वेदर क्या है, इट इज द कंडीशन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ द अर्थ एट अ पर्टिकुलर एरिया में होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड इट कीप्स चेंजिंग, जो कभी भी वो वेदर जो कांस्टेंट नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, इट जस्ट चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। अब क्लाइमेट एकदम उसका ये स्मॉल एरिया था तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे द एवरेज वेदर कंडीशंस, दैट वाज वी कैन से द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस भी बोल सकते हैं, एवरेज वेदर भी बोल सकते हैं। तो जो वेदर के अंदर हुआ, क्योंकि वेदर में क्या था, स्मॉल एरिया बोला है ना, तो वो स्मॉल एरिया था, और क्लाइमेट में क्या हो जाएगा, लार्ज एरिया। तो द एवरेज वेदर कंडीशन, तो जो वेदर कंडीशन था किसका, वेदर का, उसी को एवरेज मानते हैं, एवरेज कंडीशंस। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपको इजीली लर्न करने में आसान हो जाएगी। द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, अगर आप एवरेज के बदले लिख देंगे द सम टोटल ऑफ वेदर, क्योंकि जो वेदर है उसी को हम, वो स्मॉल एरिया था तो हमने क्लाइमेट में क्या हो जाएगा, बिग एरिया में, तो वेदर को ही हम ऐड करते हैं, बट वो लार्ज एरिया में जाएगा। स्मॉल एरिया पर्टिकुलर सभी एरिया को इंक्लूड करेंगे, हम काउंट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लाइमेट हो जाएगा। तो इसीलिए द एवरेज वेदर कंडीशंस, या फिर आपको इजी लगे तो सब में इजी हो जाएगा, क्योंकि हम वेदर को क्या करें, ऐड करते जा रहे, ऐड, क्योंकि पर्टिकुलर स्मॉल एरिया तो स्मॉल एरिया 1 2 3 जितनी भी आएगी तो वी आर एडिंग, देन उसका एवरेज निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप ये याद कर लो, द एवरेज, द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया, तो इसमें चेंजेस है ओवर अ लार्ज एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे चेंजेस है कि ये लार्ज एरिया है पहला, एंड टाइम पीरियड कितना है, बहुत ही लंबा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। तो अगर वेदर याद हो गया तो क्लाइमेट ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, क्योंकि द सम टोटल ऑफ वेदर, इसको हम प्लस कर देंगे तो सम हो गया, है ना, सम मतलब प्लस करना, एडिशन करना। तो द सम टोटल ऑफ वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट, बट अब मेंशन क्या करना है, ओवर अ लार्ज एरिया एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो हमारा क्लाइमेट हो जाता है। एंड व्हाट इज द टाइमिंग, टाइम पीरियड यहाँ पे जैसे डे टू डे था, पर्टिकुलर 1 घंटे में भी चेंज हो सकता है वेदर, लेकिन क्लाइमेट में मिनिमम 20 to 30 ईयर्स टाइम पीरियड लगता है चेंज होने में। तो मिनिमम कितना है, 20 to 30 ईयर्स, मैक्सिमम मे बी मोर देन 30 40 50 ईयर्स, बट मिनिमम कम से कम 20 to 30 ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द चेंज इन द क्लाइमेट, ठीक है। तो इसी तरह से ये हो गया हमारा क्लाइमेट। तो क्लाइमेट एंड वेदर, तो ये बहुत ही दोनों ही डिफरेंट मीनिंग भले, लेकिन देखा जाए काम तो है कि वो पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में करेगा और ये लार्ज एरिया में करेगा। तो इसी तरह से द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्लाइमेट का जो क्लाइमेट है कोई भी जगह का, कोई भी प्लेस का, वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं करता। वेदर में क्या था, इट्स एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहता था, बट क्लाइमेट जो है पर्टिकुलर वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो चेंजेस कितने में करेगा, मिनिमम 20 से 30 ईयर्स में चेंजेस होता है। तो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस रिमेन कांस्टेंट, वो एकदम कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट डज नॉट चेंज लाइक द वेदर। तो वो वेदर की जैसा चेंज तो नहीं करते हैं जिससे वेदर कर रहे थे डे टू डे, वीकली, मंथली, जो मेनली देखा जाता है कांस्टेंट वेदर में कि विद इन 1 डे भी चेंज हो सकता है। मॉर्निंग में अगर रेनी था तो इवनिंग होते होते जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा स्काई जो है सनी हो जाएगी। तो डिपेंड करता है वेदर में, जो चेंज होता रहता है। इसी के कारण फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रिफर्स टू इंडियन क्लाइमेट्स, तो इसीलिए जब कोई क्लाइमेट रिफर करता है कोई कंट्री का, क्योंकि कोई क्लाइमेट जो है पर्टिकुलर रीजन्स का नहीं होता है,
क्लाइमेट हमेशा लार्ज एरिया, तो लार्ज एरिया मीन्स अ कंट्री, अ कंटिनेंट, वी कैन टेक इट कंट्री और अ कंटिनेंट। तो इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रिफर्स टू इंडियन क्लाइमेट में अगर हम रिफर करते हैं, वी से दैट इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, क्योंकि इंडिया में पर्टिकुलर जो है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, पर्टिकुलर एवरी स्टेट्स को कवर करने के बाद जो हमारा एवरेज निकलती है वो क्या है कि हमारा जो है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। Now, whenever we talk about the climate of Vancouver, we say Vancouver has a moderate oceanic climate and Antarctic अगर डिस्कस करते हैं तो पोलर क्लाइमेट बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत ठंडा इलाका है। तो इसी तरह से डिपेंड करता है कि वो एरिया कैसा है और वहाँ पे किस चीज़ से वो प्रभावित होता है। दैट वाज द फैक्टर, कि वो क्या किस चीज़ का कौन सी फैक्टर्स है जो उस एरिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिटरमाइंस द लाइफ स्टाइल्स ऑफ इट्स पीपल ऑल्सो। तो हमारे से बोलेंगे कि इंडियंस में जो है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे है कि मानसून जो है पूरा का पूरा यहाँ पे जो क्लाइमेट से अफेक्ट करती है मानसून से थ्रू। तो यहाँ पे रेनी सीजन जो है मानसून लेके आती है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। इंटीरियर में जाएंगे तो थोड़ा सा हीट दिखता है। तो यहाँ पे लाइफस्टाइल जो है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कपड़े अलग अलग लोग पहनेंगे, फूडिंग अलग अलग लेंगे, हाउसिंग अलग अलग होगा, क्योंकि अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो वहाँ पे स्नो होती है। तो इसी तरह से फूडिंग, क्लोथिंग एंड ईटिंग जो भी होती है सब अलग अलग होता है। तो ये भी हमारा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये हमारे लाइफस्टाइल्स को भी बताता है, क्लाइमेट जो है हमारे लाइफस्टाइल्स को भी डिटरमाइन करता है। फिर साथ साथ द क्रॉप्स ग्रोस इन प्लेसेस, कि वहाँ पे एरिया, उस प्लेस में पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे क्या क्रॉप्स ग्रो करते हैं। फिर आसपास का जो हमारा फ्लोरा एंड फौना एरियाज है, दैट वाज द फॉरेस्टल एरियाज है, ये भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये क्लाइमेटिक, तो ये सारा जो है किसके थ्रू होता है, क्लाइमेट के थ्रू होता है ना। क्लाइमेट जो चेंजेस होती है वो इसके कारण होता है। तो वेदर्स जो एलिमेंट्स है, क्योंकि वेदर का ये सम टोटल, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, वेदर का ही सम टोटल है क्लाइमेट। ये स्मॉल एरिया था और ये लार्ज एरिया, तो ये स्मॉल था, ये लार्ज एरिया था। ये टाइम पीरियड था इसका, वेरी टाइम पीरियड जो था वो ये भी स्मॉल टाइम पीरियड था और ये लार्ज एरिया था। लार्ज एरिया एंड लॉन्ग टाइम मीन्स टाइमिंग क्या था 20 से 30 ईयर्स, ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे एलिमेंट्स जो है दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि जब दोनों ही, ये छोटा है ये बड़ा है, तो दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए। सो द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स ये है जो अफेक्ट करती है पर्टिकुलर एरिया को। सो देयर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। सो कितने सारे फैक्टर्स हैं, जो मेन फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सबसे पहला आता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो हम लोग डिस्कस करते हैं वेदर में, दैट वाज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। हम लोग वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, लास्ट क्लास में दैट वाज वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर एटमॉस्फेयर्स, ज्योग्राफी के इसके पीछे वाला चैप्टर्स में, कि जो एटमॉस्फेयर से लेयर्स जो थे 5 लेयर्स बने, हम लोगों ने डिस्कस किया था, और हर लेयर्स में उनका अलग अलग टेम्परेचर वैरी हो रहा था। तो ये तरह से जो टेम्परेचर्स थे सबके, ये इंपॉर्टेंस था जहाँ पे वो अफेक्ट कर रहा था। तो किसी में बहुत ज़्यादा था, किसी में बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मायने रखता है। फिर नेक्स्ट आता है प्रेशर, दैट वाज द हीट, कितना एयर प्रेशर कितना है उस हिसाब से प्रेशर, गर्मी कितनी है। विंड, द ब्लोइंग ऑफ एयर, कितना ज़्यादा ब्लो होती है विंड, उसकी स्पीड कितनी है। ह्यूमिडिटी, दैट वाज द मॉइस्चर कंटेंट कितनी होती है, एयर के अंदर मॉइस्चर कितना है, वो भी इम्पॉर्टेंट होती है। प्रेसिपिटेशंस, द रेनी सीजन इन द फॉर्म, प्रेसिपिटेशंस अर्थ के अंदर जो होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन होती है, रेन बारिश। फिर फॉग भी होती है, फ्रॉस्ट भी होती है, स्नो भी होती है। सो इन दिस फॉर्म्स वी गेट द प्रेसिपिटेशंस। उसके बाद आता है सनशाइन। सनशाइन है जहाँ पे सन जैसे ही इन द मॉर्निंग, व्हेन मॉर्निंग अराइज वी गेट द सनशाइन्स एंड द क्लाउडीनेस। तो ये सारा है। अब हम लोग इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। पहला हमारा फैक्टर्स जो डिटरमाइन करता है क्लाइमेट्स को एंड वेदर को। तो
तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रिफर करता है टू हाउ कोल्ड एंड हॉट द एरिया और द एयर इज एट दैट प्लेस। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे क्लियरली बता दिया, बहुत ही अच्छे से बताया है कि हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कहेंगे कि उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो है वहाँ का जो एयर है वो हॉट है या कोल्ड है, और उसी हॉट एंड कोल्ड एयर के कारण उस एरिया का जो टेम्परेचर है, अगर हॉट होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इंक्रीज, एरो ऊपर जा रही है मतलब इंक्रीज होगा। अगर वहाँ पे एयर जो है वो बहुत कोल्ड है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। अर्थ के अंदर देखा जाए तो हमारा जो मेन सोर्सेज है, जो लाइट देते हैं वो, एंड जो हीट देते हैं वो हमारा सन है। तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। तो इसीलिए हीट एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली रेडिएटेड बाय द सन। तो हीट एनर्जी जो है हमें कॉन्स्टेंटली मिलता रहता है, रेडिएट करता रहता है, कौन, सन। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोलर रेडिएशंस, कि वो सोलर रेडिएशन से, सोलर जो है क्योंकि सन जो रेडिएट कर रहा है एंड द अर्थ गेटिंग दैट हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो इसी तरह से सोलर रेडिएशंस कहेंगे, जहाँ हीट एनर्जी जो हम कंटिन्यूसली सन से रिसीव कर रहे हैं। द अर्थ इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द सन, क्योंकि अगर मान ले कि हमारा जो है सन, ठीक है, ये सन है, तो हमारा जो प्लैनेट्स है, वी आर द थर्ड नंबर प्लैनेट्स। पहला कौन सा है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो उसके जितना नगीज जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि साइजेस, बिकॉज डिस्टेंस, ये थोड़ा उल्टा हो गया एक बार, क्योंकि जितने हम पीछे जाएंगे तो उसका शेप्स थोड़ा थोड़ा, है ना, डिस्टेंस में थोड़ा सा कम लगेगा। तो इसी तरह से अर्थ मान लो कि थर्ड लेवल पे हमारा है, मरकरी, वेनस एंड अर्थ, इस तरह से आता है। तो जो अर्थ, तो ये हमारा सन है, SUN, सन। तो वो उसके मुकाबले में सन बहुत ही बड़ा है, एंड क्योंकि जस्ट अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सन, एक टुकड़ा ही है, तो वो कितना छोटा है, बहुत ही कंपेयर ही नहीं कर सकते हम उससे। तो इसीलिए अर्थ इज अ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द सन एंड इज वेरी फार अवे। तो फार अवे विथ कि जो हमारा प्लैनेट्स है, वी आर इन द थर्ड नंबर। तो इसी तरह से बहुत दूर है फिर भी, एंड देयरफॉर जो हमें रिसीव मिलता है, वी गेट रेडिएशन, सोलर रेडिएशन जो हमें मिलता है, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशंस। अगर हम देखा जाए तो अबाउट 1% इन 200 मिलियंस में अगर देखेंगे तो 1% ही रिसीव करते हैं। तो सोचो 1% ही, लेकिन कितना ज़्यादा उसमें हीट होती है ना, कि वी कैन नॉट जस्ट इमेजिन दैट जस्ट इट इज़ ओनली अ 1%। सो द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ, तो जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं, दैट वाज 1% इन 200 मिलियंस, तो दैट इज बीन कॉल्ड एज इंसुलेशंस। तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड ऑफ सोलर एनर्जी, जो अर्थ रिसीव करता है सोलर एनर्जी से, उसे कहा जाता है इंसुलेशंस, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन दैट रिच द अर्थ सरफेस, अब कितना अर्थ के अंदर हम, जो अर्थ सरफेस है वो कितना अर्थ सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, वो कितना ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन द इंक्लिनेशंस ऑफ द अर्थ, इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रे एंड द ड्यूरेशंस ऑफ डे लाइट। अब ये हम अर्थ में कितना, वो अर्थ जो हमारा सरफेस है वो कितना रिसीव कर सकता है, वो डिपेंड करता है इंक्लिनेशंस ऑफ द सन रे एंड ड्यूरेशंस ऑफ डे लाइट्स। तो ये भी वापस हम लोग देखते हैं कि मान लेते ये हमारा सन है, ठीक है ना। अब वापस ड्रॉ करते हैं हम। फर्स्ट, पहला, मरकरी, वेनस, देन द अर्थ, थर्ड वन, ठीक है। ये थोड़ा स्मॉल होगा साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि इंक्लिनेशंस, कि अब जो सन्स है, सन्स का रे जो स्ट्रेट जाएगा, ये हो गया, सन का रे जो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट हो गई, जो रिसीव करेंगे ये स्ट्रेट हो गया, ये स्ट्रेट जाएगा, ये हो गया इंक्लाइन, ये हो गया इंक्लाइन,
क्योंकि स्लैंट हो गया, स्लैंटिंग हो गई। तो जो स्ट्रेट वाला था, ठीक है ना, तो स्ट्रेट देखा जाएगा कहाँ मिल रहा है हमारा स्ट्रेट लाइन, वो कहाँ मिल रहा है, इक्वेटर पोर्शंस में, दैट वाज द मिडिल वन, है ना। और ये नीचे वाला वो रिफ्लेक्ट वापस इस तरह से। तो ये हो गया जिसके लिए कहा जा रहा है इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स। तो ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा इंक्लाइन है और पोजीशंस किस तरह से अर्थ की है। तो ये जो सन की तब जाके वो डिपेंड उसके कैपेसिटी होगी कि वो अर्थ जो है उसकी रेस को, सोलर रेडिएशंस को वो रिसीव करे। फिर दूसरी बात कि जो पोर्शंस जो अर्थ को फेस कर रहा है सन, तो ये वाला पोर्शन जो है फेस कर रहा है ना, ये पोर्शंस। तो ये जो पोर्शन अर्थ फेस कर रहा है सन को, ये हो गया डे। और जो पोर्शन साइड में आ रहा है नेक्स्ट साइड में, वो डार्क हो गया, नाइट हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोर्शंस अगर रिसीव कर रहे तो ये पोर्शंस को रिसीव नहीं कर पा रहे नाइट वाला जो है। तो ये फैक्टर्स है जिसके थ्रू एब्जॉर्प्शन जो होता है सोलर का रेडिएशंस, ये डिपेंड करता है। तो ये भी डिपेंड इंपॉर्टेंट है कि वो इंक्लाइन कितना है और ड्यूरेशन जो है डे का वो कितना होता है। सो द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब मैक्सिमम सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द डे, क्योंकि नाइट में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जब वो रोटेट करेंगे रोटेशंस में तो डे वाला वापस, तो इसीलिए था ड्यूरेशन जो होता है डे वाला वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश किया जाता है दैट एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशंस ड्यूरिंग डे टाइम्स में वो एब्जॉर्ब करते हैं ना। डिड यू नो में अगर मूव करते हैं कहा जाता है एट नाइट, क्योंकि नाइट में तो हम अर्थ वो रोटेट हो गया, तो जो एरिया था डे वाला वो नाइट हो गया। सो द हीट ऑफ द सन विच वॉज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डे टाइम, तो जो जिस एरिया में हमने डे टाइम में इसने रिसीव किया था वो राइट में क्या करता है, रेडिएट बैक करता है, वो वापस उसे बैक करता है, तो उसे कहा जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हीट जोन। तो हीट जोन जो है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।